अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस तरह हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनकी मदद से हमने जो रिएक्शंस करवा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड हाफ टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइट्स हमने स्टडी किया था, उसकी मदद से हमने क्या करना है, केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द टाइप ऑफ electrochemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction takes place. A non-spontaneous chemical reaction takes place where electric current is passed through the solution of electrolytes। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको हम कह सकते हैं, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैरी आउट होंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, कोई भी रिएक्शन, जैसे खुद बहुत हमने बात की थी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि जब हमने दो केमिकल्स ऐड किए, दो केमिकल्स के एडिशन के साथ वो रिएक्शन खुद ब खुद ही कैरी आउट हो गया विदाउट एनी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बोलते हैं ऐसा केमिकल या एजेंट जो रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है। इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में हम रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकते हैं थ्रू द सॉल्यूशन। अब हम इसकी वर्किंग चेकआउट करते हैं। वर्किंग से पहले हम इसकी डेफिनेशन के इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, वर्किंग फिर इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना कब अकर करता है और ये क्या है? द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कि ऐसा प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैरी आउट हो, हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी प्रोसेस करना है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ही बोलेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की डेफिनेशन को स्टडी करें मज़ीद एलैबोरेशन के साथ, इट इज़ डिफाइंड as the chemical reaction that take place or chemical decomposition of a compound or its components by passing
current through the solution of the compound or the molten state of the compound or the molten state of the कंपाउंड कि ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो हमने कैरी आउट करना है कि केमिकल डीकम्पोजिशन है एक एलिमेंट की या एक कंपाउंड की। केमिकल डीकम्पोजिशन क्या होती है, जब भी कोई एलिमेंट है जब उसको हम डीकम्पोज करेंगे यानी उसको तोड़ेंगे तो उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, वो डीकम्पोजिशन किसके से हुई, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने क्या किया, उसको आयनाइज किया। जो ही आयोनाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट हुआ तो आयोनाइजेशन के प्रोसेस से क्या हुआ, उनके आयंस फॉर्म हुए। जब आयंस फॉर्म हुए तो आयंस की फॉर्मेशन के साथ साथ ही उनकी डीकम्पोजिशन भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डीकम्पोजिशन स्टडी करते हैं सोडियम क्लोराइड की NaCl, तो इसकी डीकम्पोजिशन सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस में होगी। ये क्या होगा, प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन भी कहलाएगा और प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन भी कहलाएगा। इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू एग्जांपल्स, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल के। इसी की एग्जांपल हम दो सेल्स में स्टडी करते हैं। वो कौन से दो सेल्स हैं, डाउन सेल और नेल्सन सेल, जिसको आगे हम कंप्लीट एलैबोरेशन के साथ स्टडी आउट करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कि ये कैसे मिलकर और कैसे बनता है। कंस्ट्रक्शन कि हमने अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना हो लेबॉर्ट्री में तो हम कैसे बनाएंगे। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल An electrolytic cell consists of solution of an electrolyte. The solution of an electrolyte, just for the example, electrodes एंड सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट स्टडी किए थे कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में उनकी डीकम्पोजिशन होती है। इसी तरह इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्टेड विद अ बैटरी, यह है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डायग्राम। ये जितने भी सेल्स हैं उन सब की डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हमने। 2 इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स मेटल रॉड्स होते हैं जिनको नेचर वाइज हम पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं। जैसे ये नेगेटिव है कैथोड बोलेंगे इसको, नेगेटिव है ये कैथोड है, ये पॉजिटिव है इसको हम एनोड बोलेंगे। कि जहाँ क्या होनी है, आयंस की अट्रैक्शन होनी है कि आयंस ने यहाँ आके अट्रैक्ट होना है। इसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, आयंस की अट्रैक्शन करेंगे। फिर 2 इलेक्ट्रोड्स नेचर वाइज एनोड एंड कैथोड कि एक एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा। नेक्स्ट डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, dipped in the electrolytic solution, connected through battery, positive terminal is called anode कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो एनोड कहलाएगा। नेगेटिव टर्मिनल
इज कॉल्ड कैथोड, के नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाएगा, कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एनोड और कैथोड बनाएंगे, और वो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से भी कनेक्टेड होगा। कि ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। एक ओवरव्यू लेते हैं कंस्ट्रक्शन पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। कि डायग्राम की स्टडी से हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने से पहले हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स की मौजूदगी से क्या होगा, उनकी जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिकम्पोज करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे। जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं और नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं। इसी तरह फिर क्या होगा, हम 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे, डिप करेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ड हैं, और डिप्ड होने की वजह से क्या होगा कि जो आयंस मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, उनकी अट्रैक्शन यहाँ होगी। इसी तरह 2 हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहेंगे। कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों किससे कनेक्टेड होंगे? बैटरी से। ये यहाँ क्या कनेक्टेड है? बैटरी, कि एक बैटरी यहाँ कनेक्टेड है। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हमने इसकी वर्किंग स्टडी करनी है, क्या है वर्किंग कैसे इसकी होती है, कौन से रिएक्शंस इसमें पाए जाते हैं। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग स्टडी करनी है। वर्किंग में व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स will migrate towards their respective electrodes। जो ही हम करंट अप्लाई करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ मौजूद होंगे, करंट अप्लाई करने से उनके अंदर एनर्जी जनरेट होगी। जो ही उनके एनर्जी जनरेट होगी हाई काइनेटिक एनर्जी से, वो क्या करेंगे, कोलिजन्स पैदा करेंगे। जो ही वो कोलिजन्स पैदा करेंगे वो मूव आउट करेंगे टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। कि अगर नेगेटिव आयंस हैं, कि 2 किस्म के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, ये पॉजिटिव नेचर के साथ, ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो यहाँ मूव आउट करना शुरू कर देंगे इस तरफ, और जो नेगेटिव वो इस तरफ। कि इस तरह वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव आउट करना शुरू करेंगे। जो एनाइंस होंगे वो नेगेटिवली चार्ज को, और जो मूव करेंगे एनोड की तरफ, और जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एनाइंस which are negatively charged एनाइंस। यहाँ आइंस की बात हो रही है कि एनाइंस जो नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं, एनाइंस नेगेटिवली चार्ज move towards the anode positive electrode and discharge there or lose their electrons।
कि जैसे हमने स्टडी किया था कि नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ आउट करता है। इसलिए जो एनाइंस यहाँ मौजूद होंगे, एनाइंस क्या करेंगे, वो एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे। जो ही वो एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे तो एनोड की तरफ ट्रैवलिंग की वजह से क्या होगा, वो डिस्चार्ज करेंगे देयर इलेक्ट्रॉन्स। जो ही वो अपने डिस्चार्ज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज करने के बाद कैटाइंस which are positively charged move towards कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के जो कैटाइंस होंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आइंस किस तरह मूव करेंगे, वो अपने कैथोड की तरफ, यानी अपने ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोड होगा, ऑपोजिट नेचर वाइज होगा, उसकी तरफ मूव आउट करेंगे। क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव की होती है, इसलिए एनाइंस जो थे नेगेटिव चार्ज थे वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ उनकी अट्रैक्शन हुई, और जो पॉजिटिव आइंस मौजूद थे यानी कैटाइंस, उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूवमेंट शुरू हुई। नेक्स्ट कैटाइंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, कैटाइंस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। कि जो कैटाइंस होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोड, कि ये इलेक्ट्रोड से आइंस गेन करेंगे। जो एनाइंस ने यूज़ किए हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच वर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम एनाइंस, कि वो कैटाइंस वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे जो एनाइंस ने डिस्चार्ज किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एनाइन डिस्चार्ज करेगा उसको वो गेन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल व्हेन फ्यूज्ड सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कि जब हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे तो जो फर्दर प्रोसेस में फॉलोइंग जो रिएक्शंस कैरी आउट होंगे वो गिवन बिलो हैं। फॉलोइंग रिएक्शंस विल अकर, कि ये रिएक्शंस वहाँ पाए जाएंगे। हमारे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद है एज इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से सोडियम आइंस और प्लस क्लोरीन आइंस। कि जब हम बीकर में फ्यूज सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे, अब हमने पहले इसकी कंस्ट्रक्शन तो कर ली हुई है, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने हैं। वर्किंग हमने स्टडी कर ली कि एनाइंस ने कहाँ जाके लूज़ करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैटाइंस ने कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। अब हम इसकी एग्जांपल में स्टडी करते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड के साथ। जब फ्यूज सोडियम क्लोराइड के साथ हम इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे तो एग्जांपल में सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो NaCl की डिकम्पोजिशन होगी सोडियम एंड क्लोरीन आइंस में। कि जब सोडियम और क्लोरीन आइंस फॉर्म होंगे तो सोडियम और क्लोरीन आइंस की वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन से ये इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म होंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म होंगे बीकर में, फिर फर्दर जो वर्किंग है वो कैरी आउट होगी। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने स्टडी किया है कि एनाइंस कहाँ जाके लूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, एनोड पे, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। के ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसमें हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हमारे पास कौन से एनाइंस, पॉइंट एनाइंस
विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन, के ऑक्सीडेशन जो है वो रिएक्शन कैरी आउट होगा। हमारे पास जो एनाइंस मौजूद हैं वो क्लोरीन है, Cl नेगेटिव। हमने 2 साथ इसलिए लिखा कि वहाँ एक क्लोरीन तो मौजूद नहीं है, हमने काफ़ी अच्छी अमाउंट में फ्यूज सोडियम क्लोराइड ऐड किया है। जब हमने अच्छी खासी अमाउंट में फ्यूज सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो उसकी एडिशन से क्या होगा, वहाँ एक्सेस ऑफ क्लोरीन एटम्स मौजूद होंगे। जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन एटम्स मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी से हम क्या ज़ाहिर करेंगे कि क्लोरीन गैस बन जाएगी और साथ ही वो 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगी। कि जहाँ जाके हमने जो स्टडी किया है कि एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि क्लोरीन क्या करना है, उसने क्लोरीन एक एनाइन है और एनाइन होने की वजह से ये क्या करेगी, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है कैरी आउट करेगी। कि यहाँ जो है सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किसकी वजह से होगा, क्लोरीन की वजह से। ऑक्सीडेशन के जो नया प्रोसेस होता है वो रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैथोड पे स्टडी की है कि कैटाइंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे, और वहाँ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद हैं उनको गेन करते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग को क्या बोलते हैं कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कैथोड, कि कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होगा। कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, कि कैटाइंस गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इन गेनिंग को क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस है रिडक्शन। कि रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम इसका इक्वेशन कि हमारे पास जो कैटाइंस थे वो सोडियम प्लस आइंस मौजूद थे। कि कौन से आइंस मौजूद थे, सोडियम। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे हमने जो स्टडी कर रहे थे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कि एक सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे अगर हम सिंपली बात करें तो यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लिक्विड फॉर्म में होगा। इसी तरह यहाँ 2Na लिक्विड फॉर्म। कि यहाँ क्या किया है, सोडियम ने एक कैटाइन होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट हुआ है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन स्टडी करें कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ है, तो ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास कैटाइंस मौजूद थे रिएक्शन में, प्लस एनाइंस मौजूद थे। जो ही हमने कैटाइंस और एनाइन स्टडी किया, हमने कहा हमने सोडियम मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है लिक्विड के फॉर्म में, और जो क्लोरीन है वो एवेपोरेट हो गई है गैस की फॉर्म में। क्लोरीन कैसे एवेपोरेट हो गई है, उसने क्या किया है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। जैसे कि हमने बताया था कि पहले भी बताया चुके हैं कि नेगेटिव जो आइंस होता है इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से वो क्या करता है, वही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। जब वो वही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या लॉस करता है तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आइंस होते हैं उसके पास उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो जो हमारे पास रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट होगी कि वो हमने फ्यूज सोडियम क्लोराइड लेके हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। कि सोडियम एक्सट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास तो NaCl मौजूद था। NaCl की डिकम्पोजिशन के बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म किए, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म किए तो उससे हमने सोडियम को लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे करती है, क्या उसकी वर्किंग थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमने कैसे उसके वर्किंग और प्रिंसिपल के मुताबिक उसका रिएक्शन कैरी आउट करवाया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे कैरी आउट होती है? जैसे हमें पता है कि प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वो आयनाइज जो होता है वो स्मॉल एक्सटेंट तक। प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज एट स्मॉल एक्सटेंट है कि वो स्मॉल एक्सटेंट पे यानी थोड़े से सिर्फ आयनाइजेशन के प्रोसेस में जाते हैं, बाकी सारे क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी कम होने की वजह इसलिए क्योंकि जो बोथ है वो 10⁻⁻⁷ मोल डेसीमीटर पे मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी से हम यही जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। इसलिए आज हम यही स्टडी करेंगे कि जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन की वो ज़्यादा होगी, लेकिन हम इसकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम इसमें ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं। ड्रॉप्स ऑफ एसिड और एडिन इन वाटर, ताकि हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकें और इसका जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो चल सके और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो। जैसे हमारे पास H2O है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन आइंस और 4 ही हाइड्रोक्सल आइंस मौजूद हैं। क्या हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस जो मौजूद है ये किसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन इस प्रोसेस तक गई है? वो सिर्फ एडिशन ऑफ एसिड की वजह से, कि एडिशन ऑफ एसिड जब तक रहेगा तब इसकी आयनाइजेशन अच्छी तरह हो सकेगी। जब हम करंट पास करेंगे, जो ही हम करंट पास करेंगे इसमें से, जैसे हम इसकी वर्किंग स्टडी करते हैं, when current is applied or passed through the acidified water, when current is applied or passed through the acidified waters, OH ions, OH anions move towards positive electrode, hydrogen cations move towards नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कि जो ही पहले वाटर की तो आयनाइजेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक स्मॉल एक्सटेंट तक सिर्फ आयोनाइज हो सकते हैं, कि अगर हमने 2 मोल आयोनाइजेशन के प्रोसेस में वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो सिर्फ 1 मोल तक उसकी आयोनाइजेशन होगी, लेकिन मज़ीद आयोनाइजेशन नहीं हो सकती। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसमें एसिड ऐड करेंगे। जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे तो उसकी जो एसिडिटी होगी, एसिडिटी की वजह से उसकी आयनाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो स्मूथली कैरिड आउट होगा, और जो ही हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो आयनाइजेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे। जैसे ही वो आयनाइजेशन के प्रोसेस में जाएंगे तो आयनाइजेशन के प्रोसेस में उसके आयंस बनेंगे, और आयंस किस लिहाज से बनेंगे? हाइड्रोजन आयंस पॉजिटिव आयंस एंड ओ हाइड्रोक्सल नेगेटिव आयंस, यानी एनाइंस भी फॉर्म होंगे और कैटाइंस भी फॉर्म होंगे। फिर चलती है इसकी वर्किंग, कि जो ही हमने करंट पास की तो जो एनाइंस मौजूद हैं यानी हाइड्रोक्सल आयंस विद नेगेटिव चार्ज वो मूव करेंगे विद टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाके अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह जो हाइड्रोजन कैटाइंस हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड्स अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, कि यानी वो अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही दोनों की अट्रैक्शन शुरू होगी
तो मज़ीद जो होगा, जैसे हमने पहले रिएक्शन पढ़ा कि क्या करेंगे, वहाँ जाके आयंस लूज़ करेंगे। जैसे ही वहाँ जाके आयंस लूज़ करेंगे, OH ions will lose their electrons at एनोड। अगर ये यहाँ जाके आयंस लूज करेंगे तो ऑक्सीजन गैस विल इवॉल्व, कि जो ऑक्सीजन गैस होगी वो इवॉल्व हो जाएगी। इस पूरी कंप्लीट एलैबोरेशन करने के लिए हम इसके डायग्राम को स्टडी करते हैं। सेल्स की डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी सारी वर्किंग जो है वो सेल्स की डायग्राम से ही शो होती है। ये है डायग्राम कि यहाँ ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ मिलेगी, एट एनोड, कि हमने एनोड कहाँ रखा है, उस चैम्बर में जहाँ हमारे पास ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी, कनेक्टेड विद बैटरी। सेकंड इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड एंड कनेक्टेड विद बैटरी, के हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम एसिड ऐड करेंगे, कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू की, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करने के लिए हम यहाँ एसिड ऐड करेंगे। जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे तो जो आयंस होंगे वो मूव आउट करेंगे। ये वाटर की कंसंट्रेशन जो मौजूद होगी, तो जो OH आयंस होंगे, N आयंस, वो मूव आउट करके किस तरफ आएंगे, एनोड की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ। जो ही वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ आएंगे, वो यहाँ के अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे। जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, और ऑक्सीजन गैस हमें यहाँ जाकर हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन गैस को हम यहाँ कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। जैसे ही गेन करेगी तो जो हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में थे, पॉजिटिव चार्ज हमें ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो जाएगा, कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को दोनों को सेपरेट आउट कर लिया। फर्दर इसके रिएक्शन स्टडी आउट करते हैं कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस taking place in electrolysis of water, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, के एनोड पे जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होना है। हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस थे जिन्होंने क्या किया, वाटर फॉर्म किया, साथ ऑक्सीजन दी और साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल भी हुआ। कि वाटर की फॉर्मेशन तो इन्होंने की, लेकिन वाटर की फॉर्मेशन के साथ साथ इन्होंने हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व की और साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ किए। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट हो गया। इसके बाद जो है रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन
गैस, देन 2H2 लिक्विड हाइड्रोजन एंड देन गैस हाइड्रोजन। के सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। जो ही हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो गेन करने के बाद उसने उसकी ब्रेक डाउन की, कि उसने अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसकी ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, उसने गैस की फॉर्मेशन शुरू कर दी। जैसे ही गैस की फॉर्मेशन हुई कि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिएक्शन कैरी आउट हो गया। नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में 2H2O ब्रेक डाउन 2O हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। कि हमारे पास वाटर मौजूद था और वाटर से हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस भी एंड ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व की। कि दोनों की इवॉल्विंग की हमने दोनों को कलेक्ट किया सेपरेटली। ये थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज गैल्वेनिक सेल। Galvanic cell was prepared by Volta. A. Volta was a scientist. कि A. Volta एक साइंटिस्ट था 1745 to 1827 इसकी लाइफ टाइम ड्यूरेशन था। ये उसने क्या किया था, उसने गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस किया था। गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर करने के बाद उसने कहा था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि गैल्वेनिक सेल क्या है, the electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction takes place and generates इलेक्ट्रिक करंट। कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है कि जिस रिएक्शन में हम क्या स्टडी करते हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच a spontaneous chemical reaction takes place and generates electric current। कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें क्या होगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमने स्टडी किया था ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए। जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन ये करंट जनरेट करेगा। यहाँ करंट की हमने बैटरी नहीं कनेक्ट की होती। जब हमने करंट की बैटरी नहीं कनेक्ट की होगी तो क्या होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही करंट पैदा होगी। और जो ही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट पैदा होगी तो इसको हम गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बोलेंगे। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, कि इसको हम गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कह सकते हैं। एंड इट इज़ अ क्वाइट एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल, कि हमने डैनियल सेल की ये एक एग्जांपल है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम डैनियल सेल की। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, कि डैनियल सेल की हम कंस्ट्रक्शन में गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। कि यहाँ एक ही सेल में रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे हम अपने प्रीवियस इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शंस में स्टडी करते आ रहे हैं कि एक ही सेल में हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप करके हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं। लेकिन यहाँ हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट करवाना है उस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम ये स्टडी करते हैं कि यहाँ जो रिएक्शन होगा वो सेपरेट बीकर्स में, यानी सेपरेट हम एक सेल फॉर्म करेंगे। जो ही हम सेपरेट एक सेल फॉर्म करेंगे उसी सेल की फॉर्मिंग से क्या होगा, हम ये स्टडी करेंगे कि नेक्स्ट
each cell is called half cell. Each cell is called half cell. कि एक सेल जो अकेला होगा वो हाफ सेल कहलाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द रिएक्शन उसमें कैरिड आउट होगा, इसलिए वो एक हाफ सेल कहलाएगा। इसके बाद यहाँ जो एडिशन होगा वो सॉल्ट ब्रिज का, जो प्रीवियस इलेक्ट्रोलिसिस के हमने रिएक्शंस में नहीं स्टडी किया। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, कनेक्ट्स बोथ ऑफ द सेल्स, बोथ ऑफ द हाफ सेल्स विद ईच अदर, कि ये दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। जब ये दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोड इज डिप इन 1 molar solution of its own salt। इलेक्ट्रोड जिस सॉल्ट से मिलकर बना हुआ वो उसी के डिप में सोल्यूशन में 1 मोलर सोल्यूशन में डिप करेगा और कनेक्टेड थ्रू द वायर, कनेक्टेड थ्रू वायर एंड वोल्ट मीटर के कनेक्शन उसका वायर के साथ इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड किया है। यहाँ हमने बैटरी की जगह वोल्ट मीटर रखा है। बैटरी की जगह वोल्ट मीटर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होनी है, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है वहाँ वोल्ट मीटर लगाया जाता है ताकि वो मेजर करे कितने वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, कि कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हुई है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऑफ द गैल्वेनिक सेल, डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल कि गैल्वेनिक सेल की डायग्राम, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने किस में, एक बीकर सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, यानी हर एक बीकर में एक हाफ सेल, जिसको बोलेंगे हम एक को हाफ सेल, और 2 हाफ सेल्स यहाँ मौजूद हैं। कि हर एक सेल कैसे बनाया है हमने, उसमें इलेक्ट्रोड की डिपिंग की हुई है, और यहाँ हमने सॉल्ट ब्रिज को भी डिप किया हुआ है कि ये सॉल्ट ब्रिज किससे, ये सॉल्ट से मिलकर बना है। और ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज अ कनेक्शन, कि ये एज अ कनेक्शन यहाँ एक्ट कर रहा है कि इसने दोनों हाफ सेल्स को आपस में मिलाया हुआ है। हाफ सेल लेफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल, कि ये जिंक मेटल से मिलकर बना है, एंड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कि जो सब इलेक्ट्रोड जिस मेटल से मिलकर बना होगा वो उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में भी ऐड होगा, कि उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे जिंक मेटल से हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो मिलकर बना है, जो एक्ट कर रहा है एज ए एनोड, जो एक्ट कर रहा है एज ए एनोड। और एनोड की एक्टिंग की वजह से हम उसको क्या कहेंगे, कि जो एज ए एनोड एक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वो जिंक सल्फेट से मिलकर बना है। नेक्स्ट, राइट हाफ सेल इज कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, कि कॉपर इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि 1 मोलर सोल्यूशन कॉपर सल्फेट में मौजूद है। जो 1 मोलर सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट में, कि वो इलेक्ट्रोड कॉपर से मिलकर बना है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट में उसको डिप्ट किया है। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, कि ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ
consists of saturated solution of strong electrolyte supported in a jelly type मटेरियल कि जो सॉल्ट ब्रिज जिसने दोनों के दरमियान एक कनेक्शन एक्ट कर रहा है वो ग्लास ट्यूब से मिलकर बना है और वो उसमें कंसिस्ट किया हमने एक जेली टाइप मटेरियल जो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर एंड्स ऑफ द ट्यूब सील्ड विद द पोरस मटेरियल कि पोरस मटेरियल से हमने इसलिए उसको सील आउट किया है ताकि वो जो होगा लाइक ग्लास वूल, ताकि जो इसमें मटेरियल हमने स्टोर किया है वो मटेरियल इवॉल्व या एग्जैक्टली नहीं हो सके, वो मटेरियल एग्जिट आउट ना हो सके, क्योंकि अगर वो मटेरियल निकल गया तो जो सॉल्ट ब्रिज का परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह फंक्शन है जो सॉल्ट ब्रिज के वो है दोनों के दरमियान जो सॉल्यूशंस हैं उनको न्यूट्रल रखना ताकि वो एक पाथवे वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या है, सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग टू प्रोवाइड a neutral pathway for the migration of ions कि वो न्यूट्रल पाथवे करे किसके लिए, सिर्फ हम माइग्रेशन ऑफ आइंस के लिए कि वहाँ जो आइंस मौजूद हैं वो माइग्रेट आउट हो सके, कि वो वहाँ से ट्रैवल आउट कर सके, उसके लिए सिर्फ ये न्यूट्रल पाथवे बनाता है। इसी न्यूट्रल पाथवे में ये थी उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल कि डैनियल सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है। इसलिए सॉरी कंस्ट्रक्शन ये है कि जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन, वहाँ ZnSO4 सोल्यूशन। फिर जो क्या है इसकी वर्किंग कैसे कैरी आउट होगी कि आया जो रिएक्शन है उसकी हम वर्किंग कैसे स्टडी करेंगे कि कैसे ये अपना वर्क परफॉर्म करेगा। वर्किंग ऑफ सेल कि सेल की वर्किंग कैसे परफॉर्म होगी। Zn metal has tendency to lose electrons कि Zn के पास होती है टेंडेंसी लूज़ करने के इलेक्ट्रॉन, दैन लूज़ करना होता है ऑक्सीडेशन कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का लूजिंग हो। ऑक्सीडेशन ऑफ Zn टेक्स प्लेस एट Zn इलेक्ट्रोड कि जिंक अपने इलेक्ट्रोड पे ही क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन शुरू करेगा कि यहीं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो जो Zn आइंस होंगे, Zn आइंस विल मूव थ्रू वायर टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड कि जो Zn आइन लूज़ करेगा वो आइंस क्या करेंगे, वो वायर के ज़रिए मूव आउट करके टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड जाएंगे कि वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव आउट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय कॉपर, के कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट कि रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ कैरी आउट होगा कि ये उसकी सारी वर्किंग है। वर्किंग हम डायग्राम से एलैबोरेट करते हैं कि जो जिंक मेटल यहाँ मौजूद था, जिंक मेटल Zn मेटल, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए Zn की कन्वर्जन होगी +2 चार्ज के साथ और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हुए थ्रू द वायर टूवर्ड्स कॉपर
कि कॉपर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स आए और जो कॉपर के पास जो थे, कॉपर ने जो +2 के साथ चार्ज था, कॉपर +2, वो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके दोनों के साथ कंबाइन करके किया। यहाँ जो एनोड है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन्स को मूव आउट कर दिया टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और जो जिंक मेटल यहाँ मौजूद था उसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद उसने क्या किया, उसने जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए वो टूवर्ड्स द वोल्टमीटर के, वोल्टमीटर हमने ये किया चेकआउट है कि यहाँ कितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। जितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी उसको हम चेकआउट करेंगे। उसके बाद जो एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं टुवर्ड्स द कैथोड, जहाँ कॉपर ने उनको गेन कर रिडक्शन का प्रोसेस शो किया है कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। यहाँ एनोड नेचर वाइज नेगेटिव है और वहाँ कैथोड है नेचर वाइज पॉजिटिव है। इससे क्या होगा, सिर्फ नेचर किस में चेंज हुई है, सिर्फ डैनियल सेल में नेचर इसलिए चेंज हुई है ताकि ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो कैरी आउट हो सके। जो ही ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कैरी आउट होगा तो जो Zn ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये थी डायग्रामेटिकली व्यू ऑफ डैनियल सेल। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन स्टडी करते हैं कि ओवरऑल कौन से रिएक्शंस टेक प्लेस हुए। हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, के एनोड पे जो हाफ सेल रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन हुआ है, कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होने से Zn +2 इलेक्ट्रॉन्स, कि Zn ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज आउट किए हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देन हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे जो हाफ सेल रिएक्शन कैरी आउट हुआ है उसमें कॉपर +2 चार्ज के साथ जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन की हैं, गेन करने से कॉपर बनाई है। यहाँ कौन सा प्रोसेस कैरी आउट हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो ओवरऑल रिएक्शन हमने स्टडी किया, ओवरऑल रिएक्शन Zn + Cu2 + Zn +2 प्लस कॉपर, के जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं वो कॉपर ने गेन आउट किए। ये है एक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की। ये यूजुअली यूज होता है ऑटोमोबाइल्स को स्टार्ट करने के लिए, रनिंग कैलकुलेटर्स में, टॉयज़ में या लिटिल बल्ब्स में, कि बल्ब में भी यही प्रिंसिपल शो होता है और इसी प्रिंसिपल के थ्रू क्या होती है, इनकी वर्किंग स्टार्ट होती है। ये है एक गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टडी किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टडी करने के बाद अब हमने गैल्वेनिक सेल को स्टडी करेंगे। इनका हम दोनों का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, कि इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन complete cell with connection of बैटरी, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये एक ही सेल पे कंसिस्ट करता है जो कि कनेक्ट होती है बैटरी के साथ। गैल्वेनिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स connected through a salt bridge, कि ये किससे कंसिस्ट करता है, ये 2 हाफ सेल से कंसिस्ट करता है जो कि एज अ सॉल्ट ब्रिज एक्ट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। In galvanic cell, anode has negative charge and cathode has positive charge। कि बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन है कि जहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टडी किया कि एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वही हम अब स्टडी करेंगे कि जो एनोड है वो नेगेटिव चार्ज है गैल्वेनिक सेल में, लेकिन कैथोड क्या है वो पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज की वजह से सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोड्स की नेचर वाइज है कि इलेक्ट्रोड्स की नेचर किस पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना एनोड और कैथोड में, सिर्फ नेचर ऑफ मेटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रोड इज प्रिपेयर्ड, जिससे हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, ये सिर्फ उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि वो नेचर वाइज कैसा है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, लेकिन गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। के इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज़ करके हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ ही हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करके क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी गैल्वेनिक सेल में वो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुई थी। कि इलेक्ट्रॉन्स की माइग्रेशन के साथ क्या हुआ था, वोल्टमीटर ट्रैक किया था, वोल्टमीटर हमें ये बता रहा था कि इतने वोल्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है सेल में, जो पास आउट होकर दूसरे हाफ सेल में जा रही थी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज करंट इज यूज्ड फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Current is used for a non-spontaneous chemical reaction to take place। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट किस लिए हमने यूज़ की थी, ताकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी आउट हो सके। कि ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो सकता था, उसके लिए हमने करंट यूज़ की। कि करंट से क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी से क्या होगा, उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रोड्स की। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो क्लियर स्टार्ट करने के बाद अपना रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ करंट अप्लाई करनी पड़ी। लेकिन गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस takes place spontaneously and produces इलेक्ट्रिक करंट है। कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो यूटिलाइजेशन करती हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शन अकर करते हैं, और अकर करने से क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन है कैरी आउट होता है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में भी क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होनी है, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उससे ही इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और कैसे होगा कि दोनों रिएक्शन क्या होंगे, वो खुद ब खुद ही रिएक्ट कर लेंगे। ये था कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसी है और गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसी है। ये थे हमारे दोनों सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल, जिनको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, कि फ्यूज्ड NaCl से हमने सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी बड़े पैमाने में हम सोडियम मेटल कैसे फ्यूज्ड NaCl से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल molten sodium metal is obtained by the electrolysis of NaCl in डाउन सेल, कि जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एग्जांपल स्टडी की थी डाउन सेल की, उसमें हमने क्या किया था? सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट किया था। उसी लिहाज से हम इंडस्ट्रियल सेल में सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किस लिहाज से? कि सिर्फ डाउन सेल की वजह से, कि डाउन सेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is a circular furnace. The electrolytic cell is a circular furnace, कि ये एक सर्कुलर फर्नेस में होगा। सर्कुलर फर्नेस में होने के बाद इन सेंटर लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट which is anode, graphite which is anode, and cathode is of iron। कि इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ यूँ है कि हम एक सर्कुलर फर्नेस लेंगे और सर्कुलर फर्नेस में हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाएंगे। सर्कुलर फर्नेस में हम इसकी डायग्राम को स्टडी करते हैं। is just like a circular furnace, central chamber, सेंट्रल चैम्बर के सेंटर में एक क्या है? हमारे पास सर्कुलर ग्रेफाइट मौजूद है। सर्कुलर ग्रेफाइट मौजूद होने से हमारे पास क्या है? दो एनोड्स मौजूद हैं एट दी बोथ साइड्स, के दोनों साइड से हमारे पास दो मौजूद हैं। एनोड ऑफ कार्बन, कि ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का ही एक डेरिवेटिव है, इसलिए हम एनोड ऑफ कार्बन सोडियम मेटल हम इस बॉटल के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हमारे पास दो आयरन कैथोड्स हैं, आयरन कैथोड्स, दोनों साइडों पे आयरन कैथोड्स। मोल्डन फॉर्म में हम NaCl ऐड करेंगे, मोल्डन NaCl, कि NaCl जो हम मोल्डन ऐड करेंगे, फिर NaCl से जो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, Cl2 जो गैस इवॉल्व होगी, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पे जो हमारा डाउन सेल है उसकी फॉर्मेशन है, कि यहाँ इस सेल के मुताबिक हम क्या करेंगे? उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वर्किंग,
क्या है ये रिएक्शन से कैसे कैरिड आउट हुए इन द सेल। वर्किंग ऑफ सेल, वर्किंग ऑफ सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज्ड NaCl produces सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आइंस कि जो फ्यूज्ड NaCl होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनाएगी। नेगेटिव और आइंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आइंस विल मूव टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूविंग आउट शुरू कर देंगे, यानी वो अपनी माइग्रेशन शुरू कर देंगे। माइग्रेशन करने के बाद द क्लोरीन आइंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव Cl2 कि एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट होना है। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होगा, क्लोरीन विल लूज इलेक्ट्रॉन्स कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी। जो ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो एवेपोरेट होना शुरू होगी फिर सोडियम पॉजिटिव आयंस आर रिड्यूस्ड to give sodium metal at कैथोड। कैथोड पे क्या होंगे, सोडियम आयंस जो होंगे वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, विल गेन इलेक्ट्रॉन्स के वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो क्या होगा, वो सोडियम मेटल फॉर्म करेंगे और सोडियम मेटल जो है वो डेंसर होता है मोल्टन सॉल्ट के मिक्सचर से। तो फिर वो होगा वो एक साइड ट्यूब पे कलेक्ट होता जाएगा। डायग्राम के लिहाज से इसको हम स्टडी करते हैं कि मोल्टन NaCl यहाँ से हमने ऐड किया, मोल्टन NaCl ऐड करने के बाद क्या हुआ, आइंस फॉर्म हुए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कि ये आइंस फॉर्म होने के बाद क्या होगा, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जो ही वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव आउट शुरू करेंगे तो उनकी मूविंग आउट में क्या होगा, मूविंग आउट में जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड की तरफ और जो नेगेटिव क्लोरीन आयंस होंगे वो यहाँ मूव करेंगे। क्लोरीन आयंस यहाँ क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। जो ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो मूव आउट करेंगे, वो सोडियम गेन करेगा कि यही इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेगा, सोडियम गेन करेगा। फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद क्लोरीन गैस फॉर्म करेंगे जो इस ट्यूब के ज़रिए क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, यानी हम इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ये आउटलेट होगा सिर्फ क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस के आउटलेट के पास क्या होगा कि जो सोडियम होगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ मौजूद होगा और उसमें क्या होगी, उसकी रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो ही हम उसके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने सोडियम मेटल फॉर्म किया और सोडियम मेटल हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो साइड वाइज एक बॉटल में चला जाएगा जहाँ से हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है डायग्रामेट्रिकल व्यू ऑफ के कैसे हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं और कैसे हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम इनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। मोल्टन NaCl आयोनाइजेशन के प्रोसेस में 2NaCl आयोनाइज होने के बाद 2Na पॉजिटिव आइंस प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव आइंस। फिर हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड के एनोड पे जो रिएक्शन होगा, एनोड पे जो क्लोरीन आइंस होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन से
डोनेट करेंगे। जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे वो पहले लिक्विड फॉर्म में होगा, बाद में वो गैस फॉर्म में स्टेट में चेंज होगा, और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, यहाँ प्रोसेस कैरी आउट होगा ऑक्सीडेशन का, क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट होता है। नेक्स्ट हमारे पास होगा हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कि हाफ सेल रिएक्शन जो कैथोड पे होगा उसमें हम 2 सोडियम आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या फॉर्म करेंगे, 2 प्लस सोडियम, कि वो सोडियम को लिक्विड फॉर्म में फॉर्म करेंगे, कि जो सोडियम आइंस मौजूद हैं वो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो प्रोसेस कैरी आउट होगा वो रिडक्शन का होगा, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। कौन से, जो क्लोरीन ने डोनेट किए थे, क्लोरीन की डोनेशन के बाद जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर ओवरऑल गैल्वेनिक रिएक्शन जो होंगे, ओवरऑल रिएक्शन में 2NaCl क्या फॉर्म करेगा, क्लोरीन गैस और साथ सोडियम मेटल लिक्विड स्टेट में। कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड फ्यूज फॉर्म में था, यानी कंबाइंड फॉर्म में था, कंबाइंड फॉर्म में यानी सोडियम या क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाकर फ्यूज सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। उस स्ट्रक्चर को क्या होगा कि वो क्लोरीन के गैस फॉर्म करेगा और साथ ही सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट आउट होगा। ये इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे ये रिएक्शन कैरी आउट होता है, और लार्ज स्केल में सोडियम मेटल जो है उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, और जो क्लोरीन गैस इसके साथ बनती है उसको मज़ीद दूसरे रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी कंप्लीट वर्किंग ऑन ए इंडस्ट्रियल स्केल टू सेपरेट आउट द सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। जी, नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NOH, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NOH फ्रॉम ब्राइन। कि अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाना है ब्राइन से। कैसे, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड is produced in Nelson's cell by electrolysis. In Nelson's cell by electrolysis of aqueous solution of NaCl. Aqueous solution of NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। कि ब्राइन क्या है, हमने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से हमने NOH फॉर्म करना है। स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, इसकी डायग्राम कंसिस्ट करती है, डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन। क्या डायग्राम और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करती है कि स्टील टैंक, ग्रेफाइट एनोड इन यू शेप्ड, कि यू शेप्ड ग्रेफाइट एनोड होता है इसमें, यू शेप्ड ग्रेफाइट एनोड, एंड आयरन कैथोड internally, electrolyte brine, strong electrolyte brine is present
इनसाइड द आयरन कैथोड, कि जो इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन है वो प्रेजेंट है इनसाइड द आयरन कैथोड, कि आयरन कैथोड के अंदर जो है वो ब्राइन जो है वो प्रेजेंट है। जो ब्राइन है उसके बाद इसकी जो डायग्रामेटिकल व्यू है वो जस्ट लाइक दिस, कि हमारे पास एनोड जो है वो ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट एनोड। ग्रेफाइट एनोड के बाद हमारे पास दो आउटलेट्स हैं, हाइड्रोजन गैस का आउटलेट है, फिर हमारे पास परफोरेटेड कैथोड आयरन, परफोरेटेड आयरन कैथोड। परफोरेटेड उसको बोलते हैं जिसके अंदर होल्स हों, तो हम देख सकते हैं जालीनुमा, हम देख सकते हैं इसमें होल्स प्रेजेंट है। होल्स प्रेजेंट होने के लिए हम इसको क्या कहेंगे, परफोरेटेड आयरन कैथोड। नेक्स्ट हमारे पास NaOH सोल्यूशन है मौजूद है। NaOH सोल्यूशन के बाद हमारी जो क्लोरीन गैस है Cl2 गैस, Cl2 गैस के बाद हम इसमें क्या फिल आउट करेंगे, ब्राइन, कि यहाँ हम फिल करेंगे ब्राइन NaCl, के ब्राइन हम यहाँ फिल आउट करेंगे। ब्राइन फिल आउट करने के बाद जो हमारी परफोरेटेड ट्यूब होगी, ये ड्रॉप्स किसके होंगे, ड्रॉपिंग ऑफ NaOH, कि NaOH के ड्रॉप्स यहाँ पाए जाएंगे। ये कैच बेसिन है हमारे पास जिसमें हमने सब कुछ कलेक्ट करना है। बेसिन के बाद ये हमारे पास स्टील टैंक है, स्टील टैंक है जिसमें ये सारा रिएक्शन है कैरी आउट हो रहा है। ये है नेल्सन सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन, कि इसमें हमने हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल्स भी हैं और नेगेटिव टर्मिनल्स भी हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बाद हमारे पास ग्रेफाइट का एनोड मौजूद है। ग्रेफाइट एनोड होने के बाद हमारे पास जो इस डायग्राम में परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड। नेक्स्ट हमने ब्राइन NaCl ऐड किया हुआ है। ब्राइन NaCl से हमारा जो ड्रॉपलेट्स मौजूद हो रहे हैं वो है NaOH सोल्यूशन। NaOH के बाद दो आउटलेट्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन गैस की इवॉल्विंग के लिए और एक क्लोरीन गैस की इवॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग स्टडी आउट करते हैं। वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल, कि नेल्सन सेल की वर्किंग कैरी आउट होती है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस। कैसे, कि NaCl जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी Na पॉजिटिव आइंस में और Cl नेगेटिव आइंस में। जो वाटर मौजूद होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी हाइड्रोजन आइंस में प्लस हाइड्रोक्सिल आइंस में। इसलिए ये चारों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। चारों चीज़ों की मौजूदगी के बाद जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कैरी आउट होगा उसमें जो ये आइंस होंगे ये मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ में। आइंस will move out towards their respective electrodes, के वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव आउट करेंगे। जब वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव आउट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस विल टेक आउट। रिडॉक्स रिएक्शंस विल टेक प्लेस। रिडॉक्स रिएक्शन से हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल टेक प्लेस, के ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी कैरी आउट होगी। इलेक्ट्रोलिसिस प्लेस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस विल टेक प्लेस। Cl ions will discharge at एनोड, कि क्या करेगी, Cl क्या करेगी, ये लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स। जब Cl लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे, फिर ये राइज करेगी किसके लिए, इवॉल्व होने के लिए। जो ही ये राइज करके इवॉल्व होगी
the hydrogen ions are discharged at cathode and hydrogen gas escapes। कि हाइड्रोजन क्या होगी, वो भी आइंस दे के क्या बनेगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे के क्या बनेगा, वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो ही हाइड्रोजन गैस बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लोली परकुलेट के क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों इवॉल्व होगी। जब दोनों ये गैसेस इवॉल्व हो जाएंगी, दोनों गैसेस एक इवॉल्व होने के बाद रेस्ट ऑफ हमारे पास रिएक्शन है, रेस्ट ऑफ आइंस और सोडियम एंड हाइड्रोक्सल आइंस के सोडियम और हाइड्रोक्सल आइंस मौजूद होंगे। देन स्लोली सोडियम एंड हाइड्रोक्सल आइंस परकुलेट्स के वो अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। जो ही वो अट्रैक्ट होंगे उनको हम किस में कलेक्ट कर लेंगे, कैच बेसिन में। कि कैच बेसिन में उनको अट्रैक्ट करके क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डायग्राम से इसकी दोबारा वर्किंग स्टडी कर लेते हैं कि हमने क्या किया, ऐड किया NaCl। NaCl की आयनाइजेशन के बाद उसने फॉर्म किए सोडियम और क्लोरीन आइंस। सोडियम और क्लोरीन आइंस फॉर्म करने के बाद जो सोडियम आइंस थे वो एक साइड पर रहे, लेकिन क्लोरीन आइंस क्या किया, वो मूव आउट शुरू कर दिया उन्होंने एनोड की तरफ। जो ही उन्होंने एनोड की तरफ मूव आउट शुरू किया, एनोड की तरफ मूव आउट होने से उन्होंने एनोड पर जाकर डिस्चार्ज हुए। जैसे ही वो एनोड पर जाकर डिस्चार्ज हुए, उन्होंने लूज़ किए इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग के साथ वो थ्रू द पाइप एस्केप आउट होगी क्लोरीन यहाँ से, कि क्लोरीन गैस यहाँ से एस्केप आउट होगी जैसे ही उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट करने के बाद जो हाइड्रोजन आइंस यहाँ मौजूद थे, उन हाइड्रोजन आइंस ने क्या किया, उन्होंने मूव किया टू द परफोरेटेड कैथोड। के परफोरेटेड कैथोड की तरफ उन्होंने मूव आउट किया। जो ही उन्होंने परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव आउट किया, हाइड्रोजन आइंस ने इलेक्ट्रॉन्स लिए। जो ही हाइड्रोजन आइंस ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, वो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में यहाँ से इवॉल्व होना शुरू हो गई। जो ही हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होगी, तो हमारे पास जो रिएक्शन में नीचे बेसिन में रह गए वो सिर्फ सोडियम आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस थे, यानी Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस रहे। जब सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस ने रेस्ट ऑफ ऑल रह गए, तो उन दोनों ने आपस में रिएक्ट स्लोली करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव आइंस है और एक नेगेटिव आइंस है। जैसे कि ये यूनिवर्सल रूल है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, इसी तरह इन दोनों ने अट्रैक्शन शुरू कर दी। जैसे ही इन दोनों ने अट्रैक्शन शुरू की, तो अट्रैक्शन करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना शुरू हो गए। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड परफोरेटिक कैथोड से में नीचे कैच बेसिन में मिल गया। ये थी वर्किंग ऑफ नेसेस हैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। अब हम इसके मज़ीद रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि आया कौन से रिएक्शन से टेक प्लेस हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्राइन मौजूद था, ब्राइन की आयनाइजेशन हुई। ब्राइन के आयनाइजेशन में 2NaCl, 2Na पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव के 2Na पॉजिटिव हमारे पास बने और 2 ही Cl नेगेटिव रहे। नेक्स्ट रिएक्शन एट एनोड कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो इसमें हमने स्टडी किया क्लोरीन 2Cl माइनस, क्लोरीन गैस बन गई और साथ उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। जो ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, रिएक्शन एट कैथोड कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन कि कैथोड पे रिडक्शन टेक प्लेस हुई। जब रिडक्शन टेक प्लेस हुई, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 4OH माइनस कि 2H2O बना, साथ ऑक्सीजन गैस बनी और साथ 4 इलेक्ट्रॉन
कि जब हाइड्रोक्सल आयंस की डीकम्पोजिशन हुई, फिर सोडियम आयंस ने हाइड्रोक्सल आयंस को अटैक किया, प्लस 2OH नेगेटिव कि 2NOH फॉर्म किया इसने 2NOH फॉर्म किया। जब 2NOH की फॉर्म हुई तो ओवरऑल जो रिएक्शन था हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन 2NaCl प्लस 2H2O कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, फिर क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ जो हमने इस रिएक्शन में फॉर्म करना था। कि ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड मौजूद थी और साथ वाटर मौजूद था, यानी ये ब्राइन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ये कम्प्लीटली बेराइन बोला जाता है कि ये ब्राइन है। ब्राइन क्योंकि एक एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, इसलिए जब इसकी डीकम्पोजिशन हुई जो ओवरऑल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन जब अकर कर गए, यानी ऑक्सीडेशन भी कैरी आउट हो गई और रिडक्शन भी कैरी आउट होगी। जब जो दोनों रिएक्शंस परफॉर्म हो गए तो इनकी परफॉर्मिंग से हमें हाइड्रोजन गैस और साथ क्लोरीन गैस मिली और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। ये थी हमारी एक कंप्लीट डिस्कशन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NOH फ्रॉम बाइन थ्रू नेल्सन सेल। कि नेल्सन सेल से हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर किया। ये था हमारा सेल्स का पोर्शन, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी स्टडी किया। फिर हमने उन दोनों से क्या किया, हमने NOH भी फॉर्म किए और साथ ब्राइन भी, सोडियम मेटल भी एक्सट्रैक्ट किया। किनको, सोडियम क्लोराइड को यूज़ करने से हमने सोडियम मेटल भी लिया इंडस्ट्रियल स्केल पे और इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कोराइन एंड प्रिवेंशंस। कोराइन एंड प्रिवेंशन। कोराइन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के कोराइन क्या होती है, कोराइन इज स्लो and continuous eating away of metal by surrounding medium। आसान अल्फाज में कोराइन कहते हैं हम किसी भी धातु को जंग लगना। कि कोराइन क्या है, कोराइन इज स्लो एंड कॉन्टिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मटेरियल। के सराउंडिंग मटेरियल से क्या होता है, कोराइन किसी भी मेटल जैसे आयरन को क्या हो, जब हम आयरन को बारिश में रख देते हैं या वैसे ही जब आयरन एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में या ओपन सराउंडिंग में पड़ा रहता है तो उस पर रिएक्शंस अगर करना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आयरन का कलर जो पहले ब्लैक था, जो नेचुरल कलर था, नेचुरल कलर के बाद उस पर क्या हो गया, उसकी जो सरफेस है वो डल होना शुरू हो गई है। जैसे ही उसकी सरफेस डल होना शुरू होगी हम देखेंगे इसमें मज़ीद रिएक्शंस अकर कर रहे हैं। कि इससे पहले तो बड़ी मज़ीद स्मेल आ रही है, स्मेल आने की वजह से क्या हुआ, इसकी सारी जो सरफेस है वो ख़त्म होती जा रही है, जो इसके कॉर्नर्स हैं वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इट इज़ द रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। कि ये भी एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैरी आउट होती है, क्योंकि बगैर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। इसके जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो कैरी आउट होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर with the metals। कि रिडॉक्स रिएक्शन किसी भी कोराइन में तब अमल करते हैं जब क्या हो कि वो एक्शन हो एयर और मॉइस्चर का विद अदर मेटल्स। कि दूसरे मेटल्स के साथ जो भी एयर और मॉइस्चर होता है, हवा में जो नमी मौजूद होती है, तो मेटल तभी ख़राब होता है जब उसको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मिलने से क्या होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। जैसे ही किसी मेटल पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शुरू होंगे तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा फिनोमेना अकर करेगा जिसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो
उसके साथ रिएक्ट करके एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी जो आयरन मॉलिक्यूल्स होंगे वो एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। जो ही वो अपना रिएक्शन शुरू करेंगे तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी लोहे को जंग लगना है। कि लोहे को जो जंग रखता है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है कुरैयन की, और सबसे कॉमन एग्जांपल में हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे अकर करती है, किन रिएक्शंस के थ्रू रस्टिंग ऑफ आयरन अकर करती है। कहता है कुरैयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, कि कुरैयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, कि जब आयरन की कुरैयन होती है तो हम उसको कहते हैं ये रस्टिंग का प्रोसेस है, क्योंकि कुरैयन क्या है, स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे मेटल, के धातु को मुकम्मल ख़त्म करने वाला जो अमल है उसको हम कुरैयन कहते हैं। तो कुरैयन जो है ये रस्टिंग ऑफ आयरन ही है, कि जब आयरन में कुरैयन पैदा होगी तो वो रस्टिंग होगी। इसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर ऐसी एयर होती है जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स ही लाजमी है किसके लिए, कुरैयन के प्रोसेस में अकर करने के लिए। जब वाटर वेपर्स मौजूद नहीं होंगे, एयर फ्री ऑफ वाटर होगी, तो कोई कुरैयन नहीं अकर करेगी। बेशक आप आयरन को ओपन सरफेस में रख दें या ओपन एयर में रख दें, जब आप उसको ओपन एयर में रखेंगे और वाटर वेपर्स मौजूद होंगे तो वाटर वेपर्स की मौजूदगी हमें ये बताएगी कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन अकर कर रही है। और रस्टिंग ऑफ आयरन अकर करने के लिए ये एक केमिस्ट्री का केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस के स्टेन और डस्ट जब सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाए, कि हमने स्टडी किया था ना कि जो स्टेन्स और डस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है आयरन पे वो स्टेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टेन कहते हैं कोई बिगाड़ आना, और डेंट्स कहते हैं जब उसमें कोई चीज़ आएंगे जब उनके मॉलिक्यूल्स की सरफेस से ख़राब हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करते हैं कि जो आयरन है उसके मॉलिक्यूल्स यूँ मौजूद हैं, लेकिन डंट तब अकर करेगा जब मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग शुरू होगी। जो ही मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग शुरू होगी उस पोजीशन में डंट शो करेगा। कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करें तो यहाँ डंट क्या है, उसकी सरफेस को ख़त्म करने के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो एयर है। रस्टिंग ऑफ आयरन में स्टडी करते हैं स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन सरफेस ऑफ आयरन provide the sites for this process to occur. This region is एनोडिक रीजन, कि ये एज ए एनोड एक्ट करता है। जब एज ए एनोड एक्ट करेगा, एनोड पे हमने स्टडी किया है ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगी। जो ही एनोड पे ऑक्सीडेशन प्लेस करेगी तो ऑक्सीडेशन का तो मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि स्टेन और डंट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये उसको आयरन को एक एनोडिक रीजन बनाते हैं। जो ही वो इसको एनोडिक रीजन बनाएंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन अकर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फेरस मौजूद है, फेरस आयरन को बोलते हैं, अगर फेरस +2 चार्ज में यानी उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसी तरह अगर वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता रहा तो रस्टिंग और कुरैयन यानी ईटिंग अवे तो आयरन हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा वो तो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। जब वो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें रस्टिंग का प्रोसेस अकर करेगा। इसी तरह जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डैमेज द आयरन, कि जो आयरन होगा उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको डैमेज करेंगे। जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको डैमेज करेंगे तो डैमेज करने से जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव आउट करेंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करते रहेंगे एक ही शीन में तो ये रीजन टू रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए होगा, कि जो सरफेस ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन के साथ मौजूद होगी तो उसी सरफेस पे क्या होगा, डैमेज और डेंट प्रोड्यूस होंगे। जब डैमेज और डेंट प्रोड्यूस होंगे तो डेंट की प्रोडक्शन से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यानी जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो किस में मौजूद, कि जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर एयर है।
ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन के स्टार्टिंग से क्या होगा, एज अ रिएक्शन अकर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर, और जो ही ये वाटर अकर करेगा तो ये फेरस आयंस को ख़त्म करेगा। जस्ट लाइक 2Fe प्लस O2 प्लस हाइड्रोजन आयंस 2Fe विथ +2 चार्ज एंड वाटर, कि +2 चार्ज के साथ +2 चार्ज की यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर हुआ है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर होगा तो ऑक्सीडेशन कैरी आउट होगी। जो ही ऑक्सीडेशन कैरी आउट होगी तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे वो रस्टिंग ऑफ आयरन कैरी आउट करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस रस्टिंग ऑफ आयरन, कि रस्टिंग ऑफ आयरन अकर करेंगे। ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे ये प्रोवाइड होंगे कार्बोनिक एसिड से, क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी अकर करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड में जो एसिडिक मटेरियल होगा वो एक्सेलरेट करेगा प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जब वो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग को एक्सेलरेट करेगा तो उससे जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे वो कम्प्लीटली अकर करेंगे। लेकिन जब रिडॉक्स रिएक्शंस अकर करेंगे तो रस्ट की फॉर्मेशन स्पीड से होगी। इसी तरह जो थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर होता है वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म द सॉल्ट यानी रस्ट यानी जंग, और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो रस्ट है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला Fe2O3.NH2O। यानी अगर फेरस मौजूद है, फेरस किसके साथ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मौजूद है। जो ही वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मौजूद होगी, जो ऑक्सीजन भी मौजूद है और साथ में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इन्फिनिटी में है। यानी इन्फिनिटी में कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो लातदाद है। लातदाद होने की वजह से क्या है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन अकर कर रहे हैं। जब यही रिडॉक्स रिएक्शन अकर होगा तो 2Fe विथ +2 चार्ज ऑक्सीजन एंड 2N प्लस water will give the reaction like Fe2O3.NH2O प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस, कि जब रस्ट फॉर्म होगा, रस्ट फॉर्म होने से जो लेयर है रस्ट की वो पोरस हो जाएगी और फर्दर जो है वो प्रिवेंशन करोजन की नहीं मौजूद होगी। इससे जो होल आयरन है वो रस्ट के फिनोमेना में चला जाएगा। अगर हम रस्ट की एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास जो लेयर ऑफ आयरन मौजूद है वो जस्ट लाइक दिस है, लेयर ऑफ आयरन मौजूद है, लेकिन लेयर ऑफ आयरन हमारे पास ये रस्ट का फिनोमेना है। दिस इज़ रस्ट कि जो Fe2O3.NH2O मौजूद है हमारे पास वो रस्ट है। कैसे, ऑक्सीजन इन एयर एक्ट करेगी, जो ही ऑक्सीजन इन एयर एक्ट करेगी तो हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाएंगे H2O। वाटर बनाने से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O लेयर फॉर्म होगी। जो ही H2 लेयर फॉर्म होगी जो आयरन मॉलिक्यूल, आयरन एटम्स होंगे Fe+2 एटम्स, वो एटम्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र होकर क्या बनाएंगे, वो रस्ट फॉर्म करेंगे। इसी तरह जो एनोडिक रीजन होगा, एनोडिक रीजन होगा कि जो फेरस है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अकर करेगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करता रहेगा तो इसी तरह मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय होते रहेंगे। जब मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय होते रहेंगे तो साथ ही क्या होगा, जो रीजन है वो एनोडिक रीजन होगा। क्योंकि एनोडिक रीजन में और कैथोडिक रीजन में यही फ़र्क है कि एनोडिक रीजन में ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है और कैथोडिक रीजन में सिर्फ रिडक्शन टेक प्लेस करती है। और रिडक्शन के फिनोमेना से O2 + 4H + 4E 2H2O के लिए ये रिएक्शन कर होगा तो ये रिएक्शन रिडक्शन में अकर होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर करेंगे। जो ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर करेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी अकर करेगी, रस्टिंग ऑफ आयरन भी अकर करेगी। लेकिन अलुमिनियम एक ऐसा
मेटल है जो रस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको हम रेफ़र करें स्टील के साथ या आयरन के साथ तो ये कोरोजन नहीं कर सकता, क्योंकि जो एल्युमिनियम मेटल है इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फर्दर कोरोजन। क्योंकि डिटेल नोट को स्टडी करने के बाद रस्टिंग ऑफ आयरन किससे होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। जो ही ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे वो इसको गेन करके रस्ट का फार्मूला बनाएंगे। और रस्ट एक ऐसा गैस होता है जिसमें क्या होगा, जो मेटल होगा वो एज अ पार्टिकल्स पोर आउट हो जाएगा। और जो ही वो एज अ पार्टिकल्स पोर आउट होगा तो पार्टिकल्स पोर आउट होने से क्या होगा, तो उसमें मटेरियल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरह जो कोरोजन है वो अकर करेगी, कोरोजन के ईटिंग अवे के बाद रस्ट अकर करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा सारा मेटल है डिस्ट्रॉय अवे हो जाएगा। ये था टॉपिक रस्टिंग ऑफ मेटल आयरन एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।